अब आएगा मजा। कितने आदमी थे? जो डर गया समझो मर गया। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा। क्यों इस फिल्म को 27 सालों के बाद अवार्ड दिया गया था? दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में शोले वो फिल्म है जिसे 27 साल बाद 50वें फिल्म फेयर अवार्ड में पिछले 50 साल की सबसे बेहतर फिल्म का अवार्ड दिया गया। और इस फिल्म को बीबीसी ने फिल्म ऑफ द मिलेनियम के खिताब से भी नवाजा। इस फिल्म के बेहतरीन डायलॉग्स इस कदर प्रभावशाली रहे कि आज कई दशक बाद भी लोगों के जहन में जस के तस जिंदा हैं। जो डर गया समझो मर गया। 1975 में आई इस ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने रुपेले पर्दे के इतिहास में अपना अलग ही मुकाम बनाया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय किरदार इसमें नेगेटिव रोल करने वाले डाकू गब्बर सिंह का माना गया है। फिल्म की सफलता से सबसे ज्यादा फायदा भी गब्बर सिंह यानी अमजद खान को ही हुआ। दो आदमी, वो दो थे। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर की कहानियां भी बड़ी दिलचस्प हैं। डाकू गब्बर सिंह के दमदार रोल को जानने के बाद इसे फिल्म के तीनों लीड एक्टर भी करना चाहते थे और बड़ी मुश्किल से संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को इस रोल को ना करने के लिए मनाया गया। गब्बर सिंह के जिस दमदार किरदार को निभाकर अमजद खान हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इस रोल के लिए वो निर्माता निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे। उस दौर के किसी मशहूर विलन के मना करने के बाद ही इनके हिस्से में ये फिल्म आई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे रंगमंच के कलाकार को ये ऐतिहासिक किरदार मिल गया और क्यों उस दौर के सभी बड़े अभिनेता इस किरदार को करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था इस रोल को करने के लिए। और ये तीन ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। गब्बर सिंह, जिसका नाम लेकर माएं अपने बच्चों को डराकर सुलाया करती थी। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। गब्बर सिंह का किरदार, जो कि एक नेगेटिव विलन का किरदार होने के बावजूद यह किरदार इतना दमदार हो गया था कि वही इस फिल्म की पहचान भी बन गया था। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। और फिल्म के मुख्य किरदार ठाकुर जय वीरू से भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गया। शोले फिल्म, जो कई दशकों के बाद आज भी बेहतरीन फिल्म में शामिल की जाती है। इस फिल्म की कहानी हो, किरदार हो या डायलॉग हो, आज भी इनका कोई मुकाबला नहीं। हर किरदार को इस तरह गढ़ा गया है कि लगभग 50 साल बाद भी लोग इस फिल्म को याद करते हैं। इन किरदारों का जादू ऐसा रहा कि ये उन्हें निभाने वाले कलाकारों की पहचान बन गए। जय वीरू के रूप में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, वहीं बाकी किरदार भी इतने दमदार थे कि आज भी असल जिंदगी में कई बार इन किरदारों के नामों को इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय किरदार था डाकू गब्बर सिंह का। इस फिल्म में सलीम जावेद के अद्भुत संवाद, रमेश सिप्पी के कमाल के निर्देशन और अमजद खान के लाजवाब अदाकारी ने गब्बर सिंह के किरदार को बेमिसाल बना दिया। गब्बर सिंह के किरदार से दर्शकों के जहन में वो खौफ पैदा हुआ कि वो टकटकी बांधे उसे देखते रहे। शोले फिल्म के गब्बर सिंह के किरदार से उस समय के नए नवेले कलाकार अमजद खान का ना सिर्फ बॉलीवुड में स्थापित हुए बल्कि दर्शकों के दिलों में भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। 15 अगस्त 1975 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म। इस फिल्म के बाद कुछ ही हफ्तों में अमजद खान शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए थे। चारों ओर गब्बर सिंह के चर्चे होने लगे थे और देखते ही देखते उनके बोले गए डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ चुके थे। कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? जब फिल्म के किरदारों का सिलेक्शन चल रहा था तो गब्बर सिंह के रोल के लिए कलाकारों में होड़ मची हुई थी। उस समय के बड़े बड़े अभिनेता इस रोल को करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। यहां तक कि सदी के महानायक और सुपरस्टार धर्मेंद्र ने भी इस किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? ऐसा कहा जाता है कि अभिनेता धर्मेंद्र ने तो इसके लिए राइटर सलीम जावेद से बात भी की थी,
लेकिन उन्हें पहले ही वीरू के रोल के लिए चुना जा चुका था। इसलिए निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें गब्बर सिंह की भूमिका को देने के लिए मना कर दिया। बताया जाता है कि रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा अगर वो गब्बर बनेंगे तो वीरू का रोल संजीव कुमार को देना पड़ेगा, जो बसंती यानी हेमा मालिनी के अपोजिट है। दोस्तों, उन दिनों संजीव कुमार और हेमा मालिनी की नजदीकियां मीडिया की सुर्खियों में रहती थी और धर्मेंद्र इसे और हवा नहीं देना चाहते थे और इसीलिए धर्मेंद्र ने गब्बर के किरदार से अपनी दावेदारी वापस ले ली। कहते हैं कि धर्मेंद्र के बाद संजीव कुमार ने इस रोल के लिए कोशिश की, लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि उनके अलावा कोई दूसरा ठाकुर के रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो। दरअसल सलीम जावेद ही नहीं बल्कि निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी ने भी डैनी से गब्बर सिंह का रोल करवाने की कोशिश की। इससे पहले डैनी साहब अपनी कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का लोहा मनवा चुके थे। 1973 की मर्डर मिस्ट्री फिल्म धुंध में ठाकुर रंजीत सिंह के किरदार की कामयाबी के बाद वो भी लगातार फिल्म कर रहे थे, इसलिए डैनी साहब उन दिनों बहुत ही व्यस्त कलाकार हुआ करते थे। फिल्म के कलाकारों के नाम का ऐलान हुआ तो उसमें डैनी भी शुमार थे, लेकिन फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग आड़े आ गई। अभिनेता फिरोज खान की यह फिल्म मशहूर हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की रीमेक थी। फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और इस फिल्म के शेड्यूल में किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश ही नहीं थी। अभिनेता फिरोज खान ने शूटिंग की तारीख बदलने से भी मना कर दिया था। अफगानिस्तान के मौसम और परिस्थितियों के चलते वो शूटिंग के लिए कुछ अतिरिक्त समय भी लेकर चल रहे थे, इसीलिए फिल्म धर्मात्मा के शेड्यूल में बदलाव कर पाना फिरोज खान के लिए नामुमकिन सा था। ऐसे में से डैनी को धर्मात्मा और शोले में से किसी एक फिल्म को ही चुनना था। डैनी साहब फिरोज खान को नाराज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा वो गब्बर सिंह के रोल से पीछे हट गए। शोले फिल्म की शूटिंग शुरू होने में कुछ ही सप्ताह बचे थे। ऐसे में डैनी साहब के मना करने से फिल्म के निर्माता और निर्देशक के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद गब्बर सिंह के लिए नए कलाकार की तलाश शुरू हुई। गब्बर जैसे खास किरदार को निभाने के लिए ऐसे दमदार कलाकार की तलाश थी जो किरदार के साथ इंसाफ कर सके और साथ ही अपने करिश्माई व्यक्तित्व से जय वीरू और ठाकुर जैसे दमदार किरदारों और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार जैसे मजे हुए कलाकारों पर भी किसी भी तरीके से कहीं से भी कम ना पड़े। दोस्तों, रमेश सिप्पी उस समय तक विलन के रूप में स्थापित हो चुके प्रेम चोपड़ा या फिर रंजीत में से किसी एक को लेने का मन बना रहे थे, लेकिन उसी समय अमजद खान सलीम साहब के संपर्क में आए। असल में सलीम साहब के पिता अमजद खान के पिता के बीते दौर के मशहूर एक्टर जैद के अच्छे दोस्त थे। वो अमजद को अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि अमजद खान ने उस समय तक सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया था, लेकिन थिएटर में अपने हुनर से पहचान बना ली थी। जावेद साहब ने अमजद खान के कुछ नाटक भी देखे थे। सलीम जावेद दोनों ही अमजद खान के किरदार के लिए अमजद खान को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे। एक दिन सलीम खान और अमजद खान साहब मुंबई के एक बस स्टैंड पर मिले और कहा कि उनके लिए एक बड़ी फिल्म में अहम रोल है, लेकिन अभी तक यह पक्का नहीं है। सलीम ने अमजद खान को गब्बर सिंह के किरदार और फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी से मिलवाने की बात कही। इसी बीच अभिनेता सत्यन कपूर, जिन्हें ठाकुर के नौकर रामलाल की भूमिका के लिए लिया गया था, वो भी अमजद खान के साथ थिएटर में काम कर चुके थे। सत्यन कपूर से जब अमजद खान की अदाकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी तुरंत हाँ कर दिया। सत्यन कपूर साहब ने रमेश सिप्पी को यह आश्वस्त किया कि अमजद खान एक मजा हुआ कलाकार है, जिसके बाद रमेश सिप्पी साहब एक चांस लेने के लिए अमजद खान से मिलने के लिए तैयार हो गए। अमजद खान के बारे में कहा जाता है कि गब्बर के रोल निभाने के लिए उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना वजन बढ़ा लिया था और अपनी आवाज में भी काफी बदलाव किया। ऑडिशन से पहले उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और दांत भी खुद ही काले कर लिए थे। आखिरकार गब्बर सिंह के रोल के लिए उनका ऑडिशन हुआ और उन्होंने उस ऑडिशन में वो कर दिखाया जो रमेश सिप्पी चाहते थे। 20 सितंबर 1973 को उन्होंने गब्बर सिंह के रोल के लिए साइन कर लिया गया। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुना? वो सर, ये पैर। बड़ी मेहनत और अरमानों से फिल्म का काम पूरा हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1975 को जब यह फिल्म मुंबई और उस समय के बंबई में रिलीज हुई तो तभी हौसले पस्त हो गए। पहले 15 दिन तो फिल्म का रिस्पॉन्स बेहद कम था। फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी और खराब रिव्यू के कारण दर्शकों ने इसे लगभग नकार दिया था।
लेकिन जिसने भी इसे देखा उसके दिलो दिमाग में फिल्म और सबसे खास गब्बर सिंह का जलवा कायम हो गया और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ने काम करना शुरू कर दिया। और इस माउथ पब्लिसिटी से शोले फिल्म ऐसी चली कि चारों ओर इसकी डिमांड होने लगी। इसके बाद तो इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी रिलीज किया गया। तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और पिछले कई रिकॉर्ड्स की धज्जियां भी उड़ा दी। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो फिल्म लगातार 5 साल से भी ज्यादा समय तक चलती रही। केवल भारत में ही नहीं, शोले को रूस और कई दूसरे देशों में भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। शोले से पहले अमजद खान ने बतौर अभिनेता 2 फिल्में की थी, लेकिन गब्बर सिंह के रूप में अमजद खान ने वो कारनामा कर दिखाया था जिसकी उस समय तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अमजद खान ने गब्बर सिंह के किरदार में ऐसी जान फूकी कि वो बाकी किरदारों पर लगभग हावी हो ही चुके थे। दर्शकों के दिलो दिमाग पर उनका जादू कुछ ऐसा चला कि लोग आपस में गब्बर सिंह के डायलॉग बोलने लगे। 50 के दशक के चंबल के इस खतरनाक डाकू का रोल उन्होंने अदा किया था। उसका जादू कुछ ऐसा चला कि गब्बर सिंह लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। आज भी लोग तरह तरह से इन डायलॉग्स का इस्तेमाल असल जिंदगी में करते हैं। फिल्म शोले के बाद अमजद खान विलन होते हुए भी स्टार बन गए थे और बड़े से बड़े निर्माता निर्देशकों में उन्हें अपने फिल्म में साइन करने के लिए होड़ सी लग गई थी। गब्बर और शोले की कामयाबी को देखते हुए कई निर्माताओं ने आगे भी ऐसी कई फिल्में बनाई, लेकिन फिल्म या कोई कलाकार शोहरत की उस बुलंदी तक दोबारा नहीं पहुंच सका। यहां तक कि खुद अमजद खान भी दोबारा वो करिश्मा दोहरा नहीं पाए। शोले फिल्म को 23वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 9 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन सफलता के लिए बॉक्स ऑफिस की तरह यहां भी फिल्म की किस्मत में इंतजार ही लिखा था। अमजद खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो अवार्ड से चूक गए। फिल्म शोले के सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद केवल फिल्म के एडिटर MS शिंदे को उनकी लाजवाब एडिटिंग के लिए अवार्ड मिला। सबसे मजे की बात तो यह है कि फिल्म के 27 साल बाद 50वें फिल्म फेयर अवार्ड में शोले को पिछले 50 साल की सबसे बेहतरीन फिल्म के रूप में दोबारा नॉमिनेट किया गया था। ये इस तरह की पहली घटना थी। इस बार इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते, यहां तक कि BBC ने 1999 में इस फिल्म को फिल्म ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड भी दिया। तो इस तरह एक ऐतिहासिक फिल्म का एक नेगेटिव किरदार जहां हमेशा के लिए अमर हो गया, तो वहीं इसे निभाकर एक नए कलाकार अमजद खान हिंदी फिल्मों के सबसे चर्चित विलन बन गए। महज एक फिल्म में अमजद खान को मानो रात रात स्टार बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।